सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और गाइज, आज जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। आप लोग इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस लेक्चर में सोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ बीच बीच में। राइट, नॉट इट विल नॉट बी ओनली सोल्यूशन, इट विल बी लाइक सोल्यूशन में जो क्वेश्चन का जिस कॉन्सेप्ट का जरूरत है उसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताऊंगा। राइट, और उसके रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन जो भी कोई डाउट होगा तो आप लोग उस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस लगा लेना, आपका बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग एक काम करेंगे, AIATC 2022 के शिफ्ट वन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये हमारे पास में पेपर है, आपके पास में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट डोंट नीड टू वरी, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि ये आया कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, सपोज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू दिस वन, J cap. Then the flux of this field through a square of 20 centimeter on a side whose plane is parallel to xz plane. xz plane मतलब क्या हो गया? देखो, जिस मान लो जान से, अगर ये है आपका x और ये आपका, अगर मान लो कि ये x है, ये z है और ये y है ना? तो xz प्लेन का मतलब कि आपका जो स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे रखा हुआ है ना? तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, यानी कि जो एरिया होगा, एरिया विल बी टुवर्ड्स जे कैप। तो आप बोल सकते हो कि जो एरिया होगा वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर यूनिट है, और डायरेक्शन जो है प्लेन पैरेलल टू एक्सजेट प्लेन है, मतलब कि प्लेन का एरिया का जो वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सजेट प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब जे कैप की तरफ, वाई की तरफ। तो हम बोलेंगे एरिया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, 20 इंटू 20। राइट, अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻²। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 400। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 × 10⁻², मीटर स्क्वायर इज द एरिया। ये आपको दिया, एंड यूनिट अगर लगाना चाहे तो हम लोग लगाएंगे जे कैप। नाउ क्वेश्चन है, द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी एस। राइट, तो यहाँ पे आपको टोटल एरिया दिया हुआ है, तो ई डॉट ए कर सकते हैं। राइट, ई डॉट ए मतलब, अब देखो ये जे कैप तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो इट विल बी 4 × 10⁻⁴ जे कैप डॉट 4 × 10⁻⁻² जे कैप। राइट, तो 10⁻², ये आपका आ गया कितना? 10⁻², 10⁻⁴, तो बचेगा आपका 10⁻²। तो 4 4 जा 16 इंटू 10 स्क्वायर यानी 100, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, तो 1600 यूनिट आपको पता है। दिस इज द आंसर। करेक्ट, दिस इज द वन क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग और भी लगा लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर आर 800 and 24,000 रिस्पेक्टिवली। इफ द करंट इन द सेकेंडरी इज 6 एम्पियर। मतलब ये है, जैसे मान लो आपको पता है आपके ट्रांसफार्मर में ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। राइट, तो आपको पता है कि करंट इसमें IP आता है प्राइमरी, और ये करंट आपका आता है IS। तो आपको पता होना चाहिए VP अपॉन VS, V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इज इक्वल टू N प्राइमरी अपॉन NS इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी। राइट, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो इस ट्रांसफार्मर के केस में। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है? कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है? प्राइमरी में 800, सेकेंडरी में 24,000, सेकेंडरी में करंट है 6 एम्पियर, और प्राइमरी में करंट आपको निकालना है। तो 1 2 1 2, 8 1 8, 8 3 24, 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, IP बराबर 30 × 6, 180 एम्पियर। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एनी वन स्पेड कार्ड इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एनी वन स्पेड कार्ड। तो आपको पता है कि पूरे पूरे कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, है ना? उसमें अलग अलग यूनिट होता है, जैसे कि 13 हर्ट्स का होता है। राइट, 13 आपका स्पेड्स का होता है। राइट, इसी तरह से 13 आपका, मुझे देखो नाम लग रहा है मैं भूलूंगा, स्पेड हो गया, हर्ट हो गया, आप यहाँ से चेक कर लो। लेट मी चेक टाइप्स ऑफ कार्ड कितने होते हैं। नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि खेलते तो हैं अपन, बट टाइप्स ऑफ कार्ड, प्लेइंग कार्ड, इसको ATM कार्ड बता रहा है। तो प्लेइंग कार्ड इज ऑफ 4 टाइप्स।
क्या है ये आपको मिल जाएगा यहाँ से लिखा हुआ। हाँ, डायमंड एंड क्लब, ये आपका चारों देखो दिया हुआ है। ये इसको ले लो, अगर हम यहाँ से ले लें तो ये आपका स्पेड है। लेट मी जूम इट। तो ये आप देखो यहाँ पे, ये आपका स्पेड है। देन दिस वन इज लाइक दिस इज स्पेड, दिस इज हर्ट्स की तरह बना हुआ है, दिस इज क्लब, और डायमंड जो है ये इस तरह से बना होता है। दिस इज 13 यूनिट सबके होते हैं, 13 13 13 एंड 13, राइट। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि लाइक 13 है, तो 13 आपका स्पेड, 13 क्लब एंड 13 डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन स्पेड कार्ड विल बी फेवरेबल टू 13 में से कोई भी हो जाए, 13C1 या 13 बोलो, और बाकी बचे 52। तो 13/52 1/4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 5 2 4, एलिमेंट 2 का निकालना है, 2 यानी A11, ये कैसे होगा, A11 A12 A21 A22, राइट। तो आपको 2 का निकालना है, तो आप 2 की रो और 2 के कॉलम में पढ़ने वाला जो भी होगा, 5 बचा, यानी 5 विल बी कोफैक्टर, सॉरी 5 विल बी माइनर। और इसका कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर के लिए आप साइन लगाते हो माइनर्स में, लाइक प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा, तो कोफैक्टर जो आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ M21, दैट इज माइनस ऑफ 5। तो बेसिकली ऐसे होता है कि -1 to the power I + j इंटू MIJ, AIJ का फॉर्मूला, राइट। तो इसलिए प्लस माइनस साइन इसी तरीके से आता है, बट इस तरीके से याद रखो। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये तो कोई लिखा रह गया है, ओह मैं सॉल्व किया था पहले, तो आई थिंक ये लिखा रह गया है शायद, मैंने सोचा चेक कर लूँ कोई आंसर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट ओके। तो ये है, two coils A and B are arranged parallel to each other when the current in coil B increases at the rate of 20 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ ओके, तो म्यूचुअल ईएमएफ का फॉर्मूला यही होता है, जैसे मान लो कि एक कॉयल है आपके पास में इधर, है ना, और एक कॉयल यहाँ पे है, इसमें आपने करंट जो है इसमें करंट जो है वो I1 है, सपोज सेकंड है I2 है, राइट। तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा E(1) ड्यू टू 2, ये सेकंड में आप करंट इंक्रीज कर रहे हो di2/dt की रेट से, फिर से ड्रॉ करें, तो जो सेकेंड पहले में जो ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट विल बी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू di2/dt, ये फॉर्मूला होता है। तो E12 मतलब 100 वोल्ट जनरेट हुआ, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट जनरेट हो रहा है 20 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से, तो यहाँ से निकालो 100/20 दैट इज 5 हेनरी। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between the lines, the angle between the lines। तो आपको पता है यहाँ पे कि जैसे लाइन आपको दिया होता है कि x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, और सपोज आपको लाइन दिया हो x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2। तो अगर इसके बीच में आपको निकालना है क्या एंगल, तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये वेक्टर A1i कैप B1j कैप C1k कैप और ये वेक्टर A2i कैप B2j कैप एंड C2k कैप, A1i कैप B1j कैप एंड C1k कैप, और ये वेक्टर आपका A2i कैप B2j कैप C2k कैप, इनके बीच में एंगल निकाल लो। इन दोनों वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, राइट। तो हम क्या करते हैं, सब सिंपल, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑप्शन में परपेंडिकुलर है, चेक तो जरूर कर लिया करो, तो लेट्स प्रोडक्ट इट। तो जैसे अपन लोग चेक करते हैं ना, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, तो 2 × -2 8 + 1 × -4 प्लस -2 × 2 -4, तो देखो ये जीरो आ गया, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब कि 90 डिग्री एंगल है।
अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो ना आता तो हम लोग फिर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब देखो ये मैंने सॉल्व किया था तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको कि लाइक लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड फंक्शन दिस इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हमेशा वन वन फंक्शन होता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो उसको फॉर्मूला क्या होता है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी से लिख लिया, एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्लेस कर लिया, उसके बाद लिख लिया एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस बी अपॉन ए, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इज द आंसर। इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एंड एफ इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। अब बोल रहा है कि एफ इज वन टू वन बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। तो ऑन टू और इन टू हम लोग यहाँ पे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है ऑन टू तो होगा ही, बट नॉट ऑन वन वन ऑन टू होगा तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस वन। ये आपका है, ये आपका पॉइंट है क्या 2, -3, 4, और ये है आपका -2, 1, 1। तो इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही तो आपके वेक्टर का लेंथ होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, -2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 -3 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 -4 -3 का होल स्क्वायर 9। तो अब कितना आ गया 41 √41। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ये। तो इसको देखो हमने सॉल्व कर दिया है, कैसे करते हैं पता है, 3 × 8 4 30, ये तो आपको आता है गाइस, तभी आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो दिस इज 0, ये आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज दैट x इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन। तो इसमें क्या होता है कि जो मीन होता है, मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x px dx फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0 से 6 तक दिया ही है, तो मतलब ये हुआ कि आपका हो जाएगा 0 से 2 x इंटू x/8 dx प्लस 2 से 4 x इंटू 1/4 यानी कि x/4 dx प्लस 4 to 6 x इंटू ये, तो ये आपका आ जाएगा -x²/8 प्लस 3x/4 dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो गाइस, इसकी वैल्यू 3 आती है, तो दिस विल बी आपका मीन की वैल्यू, करेक्ट। नेक्स्ट, 2 batteries E1 with internal resistance this one and E2 are connected in series by connecting the positive terminal of E2 to the negative terminal of E1। मतलब ऐसे कनेक्ट किया गया है, E2 का पॉजिटिव टर्मिनल E1 के नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, a third battery E3 is connected in parallel with combination of connecting its positive terminal to the positive terminal of E1। तो ये अगर E1 है तो इसका कॉम्बिनेशन यहाँ ऐसे कनेक्ट किया गया है। इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है, ये आपका E3 है। अब इसका मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। तो आपको पता है सीरीज में जो होता है ना, जैसे इसका नेट ईएमएफ जो होगा वो आएगा क्या E1 प्लस E2, और इसका नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो ये कैसे होगा, E1 प्लस E2 मतलब 3 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 9 वोल्ट, और 0.5 प्लस 1 1.5 ओम, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा हो गया ये 6 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये आपका ये हो गया। नाउ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का पैरेलल में, दैट इज E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये नेट ईएमएफ का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको निकालना है रिजल्टेंट, आर नेट की वैल्यू निकालनी है,
तो आपको पता होना चाहिए इस केस में 1/r नेट होगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसी में आपका अगर मान लो ऐसा हो कि अगर 3 हो तो 3 ईएमएफ होंगे, तो आपका होगा ईएमएफ बराबर E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बट यहाँ पे दो ही पैरेलल में लगे हैं, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे फिर? E1 मतलब 9 अपॉन 1.5 प्लस E2 6 अपॉन R2 मतलब 1 अपॉन 1/1.5 प्लस 1। तो उसको सॉल्व करो, 1.5 से 15 छक्का 90, तो 6 प्लस 6 12 अपॉन 1/5 यानी कि 1/3/2 यानी कि 2/3 प्लस 1, यह आ जाएगा 12 अपॉन 5/3 ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 36 अपॉन 5 7.2 वोल्ट। तो आपका ये आंसर आ गया करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग अहेड, what is the identity used to verify whether they are coplanar? तो for coplanar we always take the scalar triple product, that is a क्रॉस b क्रॉस c। अगर ये आपका 0 आ गया तो वेक्टर कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं। बॉक्स ए बी सी है ना। वेरीफाई करने के लिए आप बॉक्स ए बी सी कैसे करते हो? जैसे इसका डिटर्मिनेंट लोगे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स आई, जैसे ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस -7 कैप, तो 1 4 -7 2 -1 4 0 -9 18। आप इसको चेक कर लेना, ये 0 आएगा, बट आपको यह चेक नहीं करना है क्योंकि आपको बस ये देखना था कि कौन सा हमको चेक करते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये आपका स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ डॉट ले ही नहीं सकते। ये आपका स्केलर आ गया, स्केलर का इसके साथ ले ही नहीं सकते, स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते, और ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो दिस इज नॉट यूज। नेक्स्ट, a nuclear has an atomic number, considering a nucleus as a liquid drop, its radius will be, ये तो आपका फॉर्मूला होता है r बराबर r नॉट z टू द पावर 1/3। तो r नॉट 1.2 फर्मी दिया हुआ है, z दिया हुआ है 64 का क्यूब रूट 4, तो ये आपको सॉल्व कर लो 4.8 फर्मी मीटर, ये आंसर आ गया। 14, ओह इसको मैंने सॉल्व किया था बट आई विल सॉल्व इट अगेन। मैं चलो इसे में दिखा देता हूँ गाइस, मेहनत कम पड़ेगी, मैंने इरेज करना भूल गया हूँ बट इट्स ओके, हमारा काम ही बचेगा राइट। तो इसमें बोला क्या गया कि इससे कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर हमने ये रख लिया, इसका फोकस इधर होगा, फोकस दिया हुआ है, तो फोकस इधर होगा, तो इस लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा ना, आपको पता है। इससे अगर आप ओरिजिन खींचो तो इस तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो फोकस की वैल्यू कितनी आ गई? -16, 16 दिया है माइनस में हो गया। ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर इन हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमने ये लिख लिया 2 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसे रखा गया तो ऑब्जेक्ट को भी अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखेंगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट, है ना। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे अगर रखा गया है तो ये आपका u हो गया, तो u विल बी नेगेटिव। अब हमने फॉर्मूला लगाया 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, यहाँ से सॉल्व करके निकाला तो v की वैल्यू आ गई -48। -48 मेरा इमेज जो है आपका कहीं यहाँ पे बनेगा, माइनस मतलब उल्टा बन रहा है, तो ये आपका ये आ गया -48, ऑप्शन नंबर दिस वन। बट इसमें अगर आपको हाइट की वैल्यू भी निकालनी है तो आपको पता है लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, -v/u बराबर i/o, -v यानी 48 अपॉन u बराबर -24 बराबर i/2 मतलब i/o की वैल्यू 2। तो आप सॉल्व करो, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का और उल्टा ऑब्जेक्ट बनेगा इस तरह से, राइट। तो ये आपका सोल्यूशन। When silicon is doped with an n-type semiconductor, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आपको डोप करना पड़ेगा। बोरॉन 3 होता है, एल्यूमिनियम 3 होता है, इंडियम 3 होता है, फॉस्फोरस इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अगर पी टाइप बनाना है तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ करोगे, इन तीनों के साथ अगर आप डोप करोगे तो ट्राईवैलेंट बन जाए। ट्राईवैलेंट है तो ये लोग बनाएंगे पी टाइप। इसको मैंने सॉल्व किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। अ क्रिकेट क्लब हैज 15 मेंबर्स of whom only 5 can bowl. What is the probability that the team of 11 members at least 3 balls are selected? तो इसमें कम से कम 3 बॉलर हमको सेलेक्ट करने हैं, टोटल होते हैं 11, राइट, टोटल होते हैं 11। तो 5 सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 3 को लेना ही है, मतलब 3 बॉलर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। तो अगर 3 बॉलर हम लिया 5 में से
तो 5 बॉलर हैं तो बचे कितने, टोटल 15 है, बचे 10, तो 10 में से 8 लेना पड़ेगा, प्लस 5 में से अगर 4 बॉलर लिया तो 10 में से अब 7 लेना पड़ेगा, और 5 में से पाँचों को ले लिया तो अब कितना, टोटल 11 करना है, तो बाकी बचे 10 में से 6 लेना पड़ेगा, और टोटल अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल 15 में से 11 को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आती है ये फाइनली, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/13। सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 1 गाइस, इसको मैं सॉल्व कर रहा था, दिस समथिंग कैलकुलेशन एरर आ रहा था, तो इस पर मैं अभी फंस नहीं रहा हूँ, आई विल डू इट लेटर। इस क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा आप लोग रुक जाए। आपका ये है कि लाइक लेट ए बी द सेट ऑफ 1 2 3 4 विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन द रिलेशन दैट ए डिवाइड्स बी। तो ए डिवाइड्स बी होना चाहिए, तो यहाँ देखो 2 2 3 है, तो 2 डिवाइड्स 3 नहीं, तो ये नहीं होगा रिलेशन। 2 डिवाइड्स 3 ये भी नहीं होगा, 2 3 यहाँ पे वो नहीं होगा, इस थर्ड वाले में 1 1 1 डिवाइड 2 1, ठीक है, 2 2 2 4 3 3 4 4 सही है, यहाँ भी 2 3 है, तो ये नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ, एक मिनट, इसको मैंने सॉल्व किया था क्योंकि वॉज गोइंग लेंथी, तो मैं आपको हिंट दे दूँ। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पार्शियल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक मिनट, क्योंकि इट वॉज गोइंग लेंथी गाइस। हाँ, तो हमको ये करना है कि लॉन्गेस्ट एंड वेवलेंथ, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल सीरीज में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 3 से स्टार्टिंग होती है, राइट। तो हम लोग इसमें एक काम करेंगे कि 1/λ1 बराबर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए दैट विल बी r इंटू, फॉर्मूला होता है ना 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n इंफिनिटी स्क्वायर। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो आपको स्टार्टिंग तो 3 से ही होगा, तो मतलब 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी ले लो, तो आपको शॉर्टेस्ट मिल जाएगा, करेक्ट। एमिशन इन्फिनिटी तक ले लो। फिर लॉन्गेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजेस्ट में ले लो, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, राइट। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर यहाँ से आपको निकालना है λ1/λ2 की वैल्यू, तो है ना। तो आप यहाँ करना है, इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, r/9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा r इंटू 1/9 माइनस 1/16, r इंटू यह 144 7, है ना। तो अब इसको डिवाइड कर दें अगर इसको हम 1/λ2/1/λ1, तो इट विल बी r इंटू 7/144 r/9, r से r कैंसिल आउट, ये आपको मिलेगा λ1/λ2 बराबर 9 इंटू 7/144, कट करो 7:16। अच्छा, उल्टा लेना है हमको, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट लेना है, तो λ2/λ1 विल बी 16/7। दिस इज आंसर। नेक्स्ट आपका है ये, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसमें होना चाहिए फाइंड नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मुझे याद नहीं है कि मे भी किसी ने क्वेश्चन रेज किया हो बाद में मार्क्स टू ऑल के लिए, बट मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ कंसिडरिंग कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to π वेयर sin x इक्वल टू sin 2x। तो sin x बराबर 2 sin 2x मतलब sin x बराबर 2 sin x cos x लिखो। यहाँ से एक सोल्यूशन आएगा sin x बराबर 0, दूसरा आएगा cos x बराबर 1/2। अब इसको कॉमन लेके देख लो ना, इसका बन जाएगा sin x इंटू 1 माइनस 2 cos x बराबर 0। तो या तो sin x 0 या तो ये 0, ये 0 तो ये मिलेगा, ये 0 तो ये मिलेगा। तो sin x बराबर 0, तो 0 से 2 पाई के बीच में आपका सोल्यूशन ये आ जाएगा, और अगर cos x बराबर 1/2 तो आपका ये 2 सोल्यूशन आएगा, टोटल 5। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो सिंपल है गाइस, 4 + 6/2, 3 + 5/2, 6 + 12/2। दिस इज द मिड पॉइंट। सॉल्व कर लो 5, 4, 9। ओके, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है गाइस, इस पे क्या परेशान हो रही है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया है, इसलिए बोलते हैं ना फॉर्मूला आप लोग याद रखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये तो थ्योरेटिकल फैक्ट पे क्वेश्चन आपका पूछ लिया एटॉमिक फिजिक्स से, राइट। तो इसमें ओनली ए इज करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर z डायरेक्शन में प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को x और y में होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाई इन द yz प्लेन एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं, अगर z डायरेक्शन में है तो ऐसा सोचो, अगर मान लो मैं एक्स वाई प्लेन ये है तो z ये आपका ये हो गया। तो अगर z डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर यहाँ पे होना पड़ेगा ना, एक्स और वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन ये, तभी तो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। अगर z में ही हो जाएंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ हो पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 विच ऑफ दीज रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 2 तो ऐसे ही गायब हो गए। अब बचा रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अब दूसरे तीसरे में देख लो कौन सा सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 2 1, तो अपन लोग देखें कि 3 4 है 4 1 है। ट्रांजिटिव अगर होना है 3 4 है और 4 1 है तो 3 1 होना चाहिए था, बट 3 1 नहीं है, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन 3 ही सिर्फ। तो चेक कर लो इसमें, ट्रांजिटिव चेक करना चाहो तो 2 3 है, देखो 2 3 है, 3 4 है तो 2 4 भी है, 2 4 है, 1 4 है, आप जैसे 1 3 है, 3 4 है तो 1 4 है। ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि 2 3 है तो 3 2 है। नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो 2 3 है तो देखो 3 2 नहीं है, 2 4 है तो 4 2 नहीं है, दिस इज R3, इट विल बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये तो मैं आपको बोला ही था कि क्या करना है इसमें। एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए मतलब आपको ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो अगर मान लो ए और वेक्टर बी के बीच में आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी हो जाएगा 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12 इंटू इसका अंडर इसका मॉड्यूलस 3, इसका मॉड्यूलस फॉर्मूला से निकाला 19/3 इंटू 7 21, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ऑफ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसको मैं रेस करके ठीक से बताता हूँ आपको। जस्ट एक मिनट, ओके चलो। तो ये क्या आ गया, अलॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये सेमी इनफाइनाइट का होता है। तो इनफाइनाइट का क्या होता है, इनफाइनाइट का होता है 2, जैसे मान लो दिस इज 2 पाई डी। इनफाइनाइट वायर है, इससे डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, राइट। मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, करेक्ट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर ये सेमी इनफाइनाइट हो, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर इसमें दोनों एंड नहीं पता है, इसमें एक एंड पता है दूसरा एंड नहीं पता है। अगर इससे यहाँ पे आपको डी डिस्टेंस में निकालना है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो यहाँ क्या होगा, इसमें आप ये वाला केस है तो अपना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई डी। आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, डी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻²। यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू
100/20, 100 कैसे ही 10⁻² पर गया 100 बन गया, तो ये आपका गया 21 ज़ा 1, 25 ज़ा 100, तो फिर ये कितना हुआ 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 10⁻1 10⁻6 इंटू 5, तो 5 माइक्रो टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डिफरेंशिएशन है गाइस, सिंपल है ना, दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन, लेट मी टेल यू। एफ डैश एक्स, एफ एक्स बराबर 1 - x/1 + x, एफ डैश एक्स कितना होगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1/1 + x का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, सॉरी 2 + x, यह क्या है 2 + x इंटू 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 माइनस 1 - x इंटू 2 + x का डिफरेंशिएशन 1/2 + x का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका मिल जाएगा, है ना, -2 - x -1 + x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, तो -x + x कैंसिल आउट, -3/this, ये लेट मी इसको सॉल्व करते हैं ठीक से, आप लोग ट्राई करो जब से मैं ये रेस कर रहा हूँ। चलो देखते हैं इसको। नाउ द क्वेश्चन इज a parallel plate capacitor with a plate's area and separation d with vacuum between the plates and cells of capacitance C, तो C नॉट की वैल्यू आपकी हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A/D, और वैक्यूम है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि K की वैल्यू 1 हो जाएगी। द स्पेस फील्ड विद एरिया विद 2 स्लैब्स, अब की बार ये कैपेसिटर सिंपल था, अब की बार क्या क्या इस कैपेसिटर में 2 स्लैब डाल दिया गया, है ना, पहले वाले का थिकनेस D/4 कर दी गई, और इसको 3D/4 कर दिया गया, इसको फिल किया गया एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, एक मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और इसको फिल किया एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जिसका मटेरियल 4 है। तो अगर मैं बोलूँ इसका पहले वाला कैपेसिटेंस C1 है और ये C2 है, तो यहाँ C1 की वैल्यू होगी K यानी कि 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A, एरिया वही है, अपॉन D/4, तो हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कि 8 C0। C2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K यानी कि K इसकी वैल्यू 4 है, 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया वही है, इंटू D, D इज 3D/4, ये ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 16/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हो जाएगा 16/3 C0। ओके, तो जो नेट C नेट आएगा वो विल बी, ये सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगा हुआ है तो ये होगा C1 C2 अपॉन C1 + C2, C1 मतलब 8 C0 इंटू 16 C0/3 अपॉन 8 C0 प्लस 16 C0/3, इसको सॉल्व करिए, एक मिनट कितना आ रहा है, ओके लेट मी चेक whether it is getting recorded or not, yes, तो ये कितना हो गया, देखो 34 मिनट में गाइस 29 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने के साथ साथ सॉल्व कर लिया, आप लोग फालतू में बोलते हो टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है। देखो अब ये हो गया, मैं जब मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब पे ये आप कितना होगा 16 8 ज़ा 128/3 इंटू C0² अपॉन नीचे क्या आएगा 3 8 ज़ा 24, 24 16
40/3 C0। तो ये एक C0 से एक C0 कटा, 3 से 3 कटा, हो गया 128/40। 8 से काटो, 8 5 जा 40, 8 1 का 8, 8 से कर दो 16/5 C0। तो ये आपका ये आंसर आ गया करेक्ट। तो टाइम का पंगा मत लो, अगर आपको ठीक से सॉल्व करना है तो आप तो पॉज करके कर लेना, मैं तेज जा रहा हूँ, आपको कहीं डाउट होगा तो आप जो है देखो मैंने रिवीजन में भी ये बताया था कि ये चीज़ आप लोग याद रख लेना कि कोई भी आपका पीएन जंक्शन डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में उसका डिप्लीशन रेट जो है वो घटता है और रिवर्स बायस पे बढ़ता है। तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ये तो हो गया सिंपल। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट। तो कर्व क्या है, y1 होता है ना, y1 माइनस y2 x1 माइनस x1 टू x2 dx। तो y1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस y2 क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब y बराबर 0 तो -0 dx फ्रॉम इंटरवल 1 to 3। तो 1 से 3 में इंटीग्रेट कर लो और इसको सॉल्व करो पूरा, इसकी वैल्यू आएगी 62/3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, a square sheet of this is placed in the electric field and the normal unit vector sheet is this one। देखो इसको मैं दिमाग से करता हूँ, देखो इसको अपन लोग कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट राइट इट। चलो क्या होगा, ई डॉट डी एस राइट। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है 1.6 × 10⁴ आई कैप की तरफ, इस तरफ। ओके और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है दैट इज √3/2 आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक प्लस थ्रू द शीट। ओके जो आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर फॉर द शीट है, ओके दैट इज दिस वन। तो ये आसान हो गया ना, ये तो यूनिट, तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, एरिया विल बी टोटल मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 5 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। दो क्वेश्चन हो गया इस तरह का। तो ये आपका आ गया कितना, 25 × 10⁻⁻4 इंटू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये आपका आ गया एरिया वेक्टर। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना दी मैंने, 1.6 × 10⁻⁴ आई कैप। तो फ्लक्स कितना हुआ, ई डॉट ए, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁴ और आई कैप है तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा। तो इससे हमें लेना ही नहीं है, हमें प्रोडक्ट इससे लेना है। 25 × 10⁻⁻4 इंटू √3/2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1.6 × 25 ये होगा आपका 40 इंटू √3/2, √3/2 तो ये आएगा 20 √3, 20 इंटू 1.734 विल बी 34.6, क्योंकि आपका 20 इंटू √3 मतलब 1.732। सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये तो फॉर्मूला बेसिक है ना, अगर आपको 3 यूनिट दिया हुआ है तो एरिया निकालने का क्या होता है, 1/2 x1 y11। अगर एक मान लो ये x1 y1 है कोऑर्डिनेट, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो फॉर्मूला होता है x1 y11 x2 y21 x3 y31, इसका डिटर्मिनेंट इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका है ना, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर 1/2 आता है, 2 स्क्वायर यूनिट राइट। दिस इज द एरिया। ये अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आपके पास में इसकी लाइन्स के बीच में 2 एंगल निकालने हैं हमको, है ना। तो अब इसको ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से, कि जैसे मान लो आपका वेक्टर दिया हुआ है x - a, मान लो एक वेक्टर है लाइक x -
x1 अपॉन a1, ये वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये ए से पास कर रहा है, मतलब इसका वेक्टर कोऑर्डिनेट, इसको मुझे थोड़ा ठीक से बताना पड़ेगा, तो इसको देखो ध्यान से, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ पहले। एक मिनट, जगह खाली करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको अच्छे से। और ये पढ़ के भी जाना, क्या पता आ जाए क्वेश्चन इस पे फिर से। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। ये आपका ये हो गया सी। तो इस पे कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपको हो जाए x माइनस x1 अपॉन a1 फिर नहीं चल रहा है क्या, a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1। कॉर्नर के साइड में नहीं चल रहा है, शायद यहाँ चले। हाँ, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, ये एक लाइन है। और दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। तो ये आपका आता है, ये एक लाइन है जो कि x1, y1, z1 से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियो a1, b1, c1 है। तो इसको लाइन को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं r बराबर a प्लस लैम्डा बी, जहाँ पे जो वेक्टर a है वो हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो आपका वेक्टर b है वो हो जाएगा a1 i कैप b2 j कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। सिमिलरली यहाँ पे इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे r बराबर c प्लस म्यू डी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वेक्टर c बराबर x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, एंड वेक्टर d जो होगा दैट विल बी a2 i कैप b2 j कैप एंड c2 k कैप। करेक्ट। तो अगर ये ऐसा आप लिख सकते हो तो हम लोग स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में जो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला होगा d डैश विट विल बी c माइनस a डॉट b क्रॉस d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस d। ओके, दिस इज द इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे जिस हिसाब से दिया हुआ है क्वेश्चन उस हिसाब से देखा जाए आपको वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर सी क्या होगा, सी जहाँ से सेकेंड लाइन पास कर रही है 2,1, -3, 2,1, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर ए क्या होगा, जहाँ से पहली वाली लाइन पास कर रही है वो क्या है 0,0,0, मतलब कि 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। बी क्या है, पहली वाली लाइन जहाँ पैरेलल है 2 माइनस 3 1, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। दूसरा वाला लाइन डी क्या है, जो दूसरी लाइन जिसका पैरेलल है 3 माइनस 5 2, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है, और यहाँ से आपको अब इस फॉर्मूले में पुट करके आप इसको सॉल्व कर लो। बी क्रॉस डी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो,
फिर उसका सी माइनस ए की वैल्यू रख के डॉट रख ले लो, सॉल्व कर लो। मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर 1/√3 आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। अब ये एक मिनट, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ये कॉमन गलती होती है लोगों की कि डेल्टा एम सी स्क्वायर कर देंगे, बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। सी क्या होता है यहाँ पे कि जो आज को मैंने आपको सॉल्व करके रखा हुआ था, सी दिस, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर दिया है, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इन 47 ग्राम कितना होगा? इट विल बी 47 अपॉन ये टोटल मास 235 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने, और उसके बाद फिर ये आपका आ गया इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो 6 इंटू 02 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो आप, इट विल बी 1 पॉइंट, मैं कैलकुलेशन ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, 1.2046 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ आइटम्स आ गए। अब आपको पता है एनर्जी पर यूनिट, इवेंट या पर इवेंट पर यूनिट डिसइंटीग्रेशन या पर यूनिट इमिशन, दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, अब अगर 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा जूल में। तो हमको निकालना है टोटल एनर्जी रिलीज, तो टोटल एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला होता है क्या, इतने एटम है और एक एटम पे इतना रिलेट हो रहा है, तो ये एन है और ये क्यू है, तो टोटल एनर्जी विल बी एन क्यू। इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल लो, ये आपका सॉल्व होकर आंसर यही आएगा। गलती क्या होती है इसमें कि बहुत से लोग तुरंत डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है गाइस। डेल्टा एम यहाँ पे डेल्टा एम इसको ले लोगे सी स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर जो मैंने आपको बताया उसी से निकलेगा, सॉल्व कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द जी इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, जो कि अब बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, बट मे भी शायद आपके बार आए भी ना। बट इसमें आप देख लो a प्लस बी रूट टी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा, आइडेंटिटी फॉलो करेगा, ये कॉम्यूटेटिव होता है, बट इसमें बोल रहा है कि नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ये नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, फेल हो जाता है, बिकॉज इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या है, ए प्लस बी रूट टू, ए प्लस बी रूट टू है ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे। आप इसको सिंपल चेक कर लेना। द वैल्यू ऑफ 7π/6 इंटू डिग्रीज शुड बी 7π/6, डिग्री में कन्वर्ट कर ले, पाई की 180 डिग्री रख दो, अपॉन 630 और 210 डिग्री। नेक्स्ट एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये सिंपल लगता है बट ये सब क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट करो इसको, ये आ जाएगा 4x³ प्लस 4y की पावर 4 इंटू dy/dx बराबर 0। 4 कैंसिल, ही आ जाएगा x³ प्लस y³ इंटू dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, 3x² प्लस y³ इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू y³ का डिफ्रेंशिएशन, इट विल बी 3y² इंटू dy/dx बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस y³ इंटू d2y/dx² प्लस 3y² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, और dy/dx क्या है यहाँ से, dy/dx होगा आपका -x³ इसको सॉल्व करोगे तो -x³ में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी x⁻6/y⁻6 बराबर 0। इसको फिर से सॉल्व करते हैं,
तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x 3x की पावर 6 अपॉन y की पावर 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करें अगर हम आगे, इट विल बिकम वाई क्यूब d2y/dx² वाई डबल डैश बराबर -3x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 6 अपॉन y की पावर 4। ये हो जाएगा -3x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 माइनस 3x की पावर 6 अपॉन y की पावर 4। फर्दर सॉल्व करो, -3x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 और y की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इट विल बी 16 माइनस x की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 6 अपॉन y की पावर 4। सॉल्व करो, -48 x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 6 अपॉन y की पावर 4। तो ये और ये कैंसिल आउट, इसका वैल्यू कितनी थी, ये था वाई क्यूब वाई डबल डैश। तो यहाँ से वाई डबल डैश कितना होगा -48x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 7। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन होते हैं कुछ जिसमें टाइम लग जाता है, बट आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, अब ये आपको ये चीज याद होना चाहिए कि e की पावर ln x बराबर होता है x, या a की पावर log x बेस a होगा आपका x। तो यहाँ पे इसको अगर मैं बोलूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर ln a की पावर x प्लस e की पावर ln x की पावर a, और ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसको लिख लो, ये हो जाएगा आपका a की पावर x, ये हो जाएगा x की पावर a, और ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करो तो a की पावर x इंटू ln a प्लस a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1 और k का डिफरेंशिएशन 0। तो आपका ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, सपोज टू diffraction pattern, one student uses a violet colored beam of light if the student replaces violet line by green line। तो आपका ये पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व होता है वो d लैम्डा बाई a ऐसा होता है ना। तो आप अगर विबग्योर में आपको क्या पता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो अगर वायलेट को अगर ग्रीन से रिप्लेस कर दिया मतलब लैम्डा इंक्रीज कर दिया, मतलब कि आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो विड्थ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स ब्रॉडर एंड फर्दर अपार्ट, इसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चन फिर आ गए। A battery with internal resistance of 2 ohm and EMF 4 volt is connected to a series in a load resistance। एक बैटरी है जिसका कि EMF आपका 4 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 2 ओम है। दिस इज कनेक्टेड विथ अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ नहीं पता R। टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स टू 3.8 वोल्ट। तो मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स टू when the current is flowing in the circuit। ओके, तो V बराबर टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। तो ये हो गया 3.8 वोल्ट, E है आपका 4 माइनस I इंटरनल रेजिस्टेंस है 2। तो सॉल्व करो, 2I बराबर 4 माइनस 3.8 0.2, I बराबर 0.1 एम्पियर, राइट। तो आपका ये आ गया। तो यानी कि पहला आंसर या तो 2 और 4 हो सकता है। अब बचा लेड रेजिस्टेंस निकालने के लिए,
तो आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज ये आपको पता चल गया कितना 3.8 वोल्ट। तो 3.8 वोल्ट बराबर आई आर होगा, आई यानी कि आई इंटू आर लोड रेजिस्टेंस। तो 3.8 वोल्ट बराबर आई की वैल्यू 0.1 इंटू आर। सॉल्व कर लो, आर बराबर 38/1 38 ओम। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप इसको करो, 1 मिनट में ब्रेक लेता हूँ, जुकाम हो रहा है मेरे। Okay. So the question is, let me check it whether, एक मिनट आप just, okay. So let me check whether it is recording. Yes. Let theta and phi be an acute angle such that sin theta is equal to 1 by root 2, cos phi is equal to 1 by 3. Then value of theta plus phi is. तो देखो ये 45 डिग्री, cos phi is equal to 1 by 3, 1 by 3 मतलब 0.33 और 1 by root 2 मतलब 0.707। तो मतलब कि cos जो है एंगल बढ़ने के साथ घटता है। तो ये 45 डिग्री पे 0.07 मतलब कि ये फाई जो है वो ग्रेटर देन 45 तो है ही, ग्रेटर देन 45 है मतलब दोनों को ऐड करने पे 90 से ज़्यादा तो आएगा ही। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बोल रहे हैं π/2 छोटे हैं। अब तुक्का भी लगाना है तो दो ही, और 50% चांसेस है करेक्ट होने के। मतलब क्या हुआ कि अब इनको हमें निकालना है कि ये π/2 से तो बड़े हैं थीटा प्लस फाइव, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। इसमें बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपको लास्ट लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं, 3π/4 दोनों चेक कम हो गया। अब आप चेक कर लो इनमें से कितना है। 7π/12 का एक खास बात है कि 7π/12 जो है वो है आपका π/4 प्लस π/3, है ना। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप साइन π/4 प्लस π/3 की वैल्यू निकालो तो ये आता है साइन ए यानी कि साइन π/4 1/√2 इंटू कॉस बी cos 60 कितना 1/2 प्लस कॉस π/4 1/√2 इंटू साइन 60 √3/2। यह क्या आएगा √3 प्लस 1/2√2। दिस इज साइन π/4 प्लस। अब अगर हम साइन थीटा प्लस फाई निकालें तो ये कितना आएगा साइन थीटा कॉस फाई यानी कि 1/√2 इंटू कॉस फाई 1/3 प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस 45 1/√2 इंटू साइन फाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो 1/1 माइनस 1/9 8/9 2√2/3। तो इसको सॉल्व कर लिया आएगा 1/3√2 प्लस 2/3। अब आप चेक कर लो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। जो बड़ा है, अगर जैसे ये 7π/12 है ना, अगर सेकेंड वाला बड़ा है इसका मतलब कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 7π/12 है, क्योंकि साइन की वैल्यू बढ़ती है जैसे एंगल बढ़ता है। करेक्ट। तो यानी कि आप यहाँ पे इसको कैसे चेक करोगे, मैंने चेक किया हुआ है, जब आप इसमें से इसको घटाते हो तो वैल्यु पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है थीटा प्लस फाइव 7π/12 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5π/12 तो और छोटा है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q1 of 3 microcoulomb is placed at a point 36 सेंटीमीटर, 0। मतलब मान के चलो ये है अगर आपका x एक्सिस, तो ये आपका यहाँ पे Q1 यहाँ पे रखा हुआ है। Another charge Q2 of 9 is placed at the point 0, -27। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है Q2। The force exerted by Q2 on Q1, ये रिपल्सिव फोर्स है, by Q2 ऑन Q1। तो यानी यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो ये क्या होगा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो यानी ये वेक्टर जो बनेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो अगर ये A है, ये B है, ये O है, तो AB वेक्टर क्या होगा,
ए बी वेक्टर बराबर ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। तो ये डायरेक्शन जो है वो प्लस जे कैप की डायरेक्शन है ना, ए ओ वेक्टर जो है। तो ए ओ वेक्टर का वैल्यू आपको नहीं पता है, सपोज ए ओ वेक्टर क्या है, तो फोर्स का डायरेक्शन मैं निकाल रहा हूँ, ए ओ वेक्टर जे कैप की डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू कितनी है 27, तो 27 जे कैप प्लस ओ बी आई कैप, ओ बी की वैल्यू 36 है तो 36 आई कैप, ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया। तो फोर्स का डायरेक्शन देखो गाइस, आई कैप प्लस आई कैप वो जे कैप में है, और आई कैप में प्लस और जे कैप में प्लस सिर्फ यहीं पे है, बाकी में देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ गया। तो अब सॉल्व करोगे मैग्नीट्यूड के लिए तो आप निकाल लोगे, बट आंसर आप लगा सकते हो फोर्थ ही करेक्ट होगा, क्योंकि आप डायरेक्शन देखो आपने निकाल लिया कि प्लस आई कैप प्लस जे कैप में ही जा रहा है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, मैग्नीट्यूड निकालने का आपका सिंपल तरीका है कि मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, ये यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, K1 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर निकाल लेना यहाँ से, इनटू ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो इसका यूनिट वेक्टर 27 जे कैप प्लस 36 आई कैप इनटू इसका मैग्नीट्यूड 27 स्क्वायर प्लस 36, हाँ ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, राइट। उसके बाद आप निकालोगे तो यही वैल्यू आ जाएगा, बट इतना परेशान नहीं होना है, इतना आपको कैलकुलेशन करना भी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन से देख के आप ये बोल सकते हो। जरूरत होगी बताना, इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस, tan 10, okay, tan 20, tan 60 is root 3, tan 70 is cot 20 and tan 80 is cot 10, तो cot 10 into tan 10 1, tan 20 into cot 1, आंसर इज root 3। नेक्स्ट ये आ गया इवेल्युएट दिस वन, इसको कैसे करोगे देखो, अब इसको आप ओपन करने की जरूरत मत नहीं पड़ना चाहिए, आप यहाँ पे सिंपल मानो एक्स स्क्वायर 7 बराबर टी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7t, तो ये t की पावर 15 बचा x इंटू डी एक्स दैट विल बी dt बाई 2, तो 1/2 इंटू टी की पावर 16/16 प्लस c, तो 1/32 टी की पावर 16, टी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7 की पावर 16 प्लस सी, दिस इज आंसर। नेक्स्ट, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन, तो इसमें क्या करना है, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, ये एक प्लेन पे तीनों पॉइंट्स हैं, तो मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो यहाँ से आप वेक्टर PQ निकाल सकते हो और वेक्टर लेट से PR निकाल सकते हो, कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ P, और ये क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। OQ क्या होगा, ये -2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, OP क्या होगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6j कैप, यहाँ से PQ वेक्टर निकला। PR क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो ये आपका OR हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और OP वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ से निकाल लिया, दो वेक्टर आपको प्लेन पे पता चल गए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, आपको वेक्टर परपेंडिकुलर मिल जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे देखना यही आ जाएगा, ये नहीं आएगा इसके मल्टीपल्स में आ जाएगा, जैसे मान लो आपका आ गया -80 आई कैप माइनस 15j कैप, सॉरी अगर ये -80 आई कैप आएगा तो -30j कैप प्लस 30k कैप, अगर ये भी आता है तो आप बोलोगे यही वेक्टर है, क्योंकि इसका मल्टीपल वही है। मान लो एक तो वेक्टर ए अगर किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है किसी प्लेन के, तो उसमें 2a मल्टीप्लाई कर दो तो भी परपेंडिकुलर होगा, 3a कर दो तो भी परपेंडिकुलर होगा, राइट, कुछ भी कर दो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, आंसर आ जाता है पहला वाला ही। A set of linear equation is represented by the matrix AX बराबर B. The necessary condition for the existence of solution, तो ये तो सिंपल है गाइस, डिटर्मिनेंट A जो है अगर नॉन जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, और डिटर्मिनेंट A अगर आपका जीरो होता है तो इनफाइनाइट एंड नो सोल्यूशन दोनों मिल सकता है। तो नेसेसरी कंडीशन गारंटी क्या, सोल्यूशन होने के लिए गारंटी यही कर सकते हो ना, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया
तो आपका नो सोल्यूशन भी आ सकता है। तो ये ए मस्ट बी इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। दिस क्वेश्चन, ये तो सिंपल 0/0 फॉर्म है ना, पुट करो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, डिफ्रेंशिएट करो ऊपर कॉट क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। पुट करो, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो ये आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करो तो 3 इंटू कॉट पाई बाई 4 1 कॉसेक पाई बाई 4 रूट टू का स्क्वायर 2 सेक पाई बाई 4 रूट टू का स्क्वायर 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 1। ये हो गया 8। नेक्स्ट, let n and n0 be the number of radioactive nuclei in a sample at a time t and time t equal to 0, then the ratio n by n0। तो ये तो फॉर्मूला सिंपल आपका पता होता है ना, n बराबर n0 e to the power minus lambda t। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ये लेबनिज फॉर्मूला से कर लो इसको, आपको पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू जी एक्स एच एक्स डी एक्स। अगर ये होता है तो कैसे निकालते हैं? इसका डिफ्रेंशिएशन होता है एच ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो लेबनिज फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, कितना होगा ये एल एन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एल एन टू इंटू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो सॉल्व किया, ये आ गया एल एन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्मिनल पोटेंशियल वाले क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm is connected to a resistor of 11 ohm. The terminal difference of the battery is, terminal difference of the battery is, तो इसमें क्या करंट कितना फ्लो करेगी इसमें? I बराबर देख लो 11 प्लस 1 12 ओम रेजिस्टेंस, तो 6/12 0.5 ओम का 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। तो टर्मिनल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, तो ये प्लस माइनस यही तो होगा टर्मिनल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर, चाहे आप V माइनस आई आर से निकाल लो, चाहे आप 11 ओम के क्रॉस करंट निकाल लो, तो 11 इंटू करंट फ्लो हो रही है 0.5, तो 5.5 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड 100 टर्न्स कैरिंग करंट ऑफ carrying a current of 80 milliampere is placed such that normal to its plane makes an angle of 30 degree with uniform magnetic field of 4 Tesla. The magnitude of torque acting on the coil is, तो ओके अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, देखो ध्यान से। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है m क्रॉस b। m क्या होता है? ये होता है NIA, राइट, और इसका वेक्टर होता है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। इस प्लेस सच दैट नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। ओके, तो एरिया वेक्टर हम निकालते हैं इसको। टर्न्स कितना दिया है? 10 100। करंट कितना है? 80 मिली एम्पियर, तो 80 इंटू 10⁻³ एंड एरिया सॉरी एरिया इज, रेडियस 0.5 है, तो पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये आपका आ गया कितना? 1 0 2 0 3 0, ये इससे कैंसिल आउट, 4 1 1 4 2 8, 2 पाई आ गया, राइट। ये आपका आ गया m की वैल्यू, और b की वैल्यू आपको दी मैंने
4 टेस्ला। तो टाउ बराबर एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड एम की वैल्यू 2 पाई, बी की वैल्यू 4 और साइन 30 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 पाई न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लॉग मॉड एक्स इज नॉट पॉसिबल व्हेन, ये तो एक्स और जीरो पे डिफाइंड ही नहीं होता है, बाकी नेगेटिव पे तो मॉड्यूलस लगा डिफाइंड हो जाएगा, जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा। दिस इज द आंसर। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग, ये तो सब जानते हैं राइट, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग विद गोल्ड फाइल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये वाला, इट्स इमेज फॉर्म बाय मिरर। तो इसमें सिंपल पता है, जब आपका इनफाइनाइट पे इमेज होता है तो वर्चुअल एंड यहाँ पे पास होता है, जब आपका फोकस बनता है पॉइंट इमेज, और जब थोड़ा सा इनफाइनाइट और पोल के बीच में होता है नियर द पोल तो इरेक्ट इमेज बनता है, बिफोर फोकस, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड, ओ सॉरी इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये आपका वर्चुअल एंड, ये मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है, देख लेना इमेज फॉर्मेशन में। कंसिडर टू वायर्स ए बी एंड सी डी, देख लेते हैं इसको, ए बी एंड सी डी, लेंथ इसका 2L है, इसका L है, मैंने चलो स्मॉल L ले लिया, रेडियस इसका R है और इसका 2R है। ए बी एंड सी डी मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी, इसका रो है, इसका 2 रो है। The wires are connected in parallel to battery of EMF E of negligible the ratio of currents। तो करंट का क्या होगा, करंट होगा हमारा क्या, द रेशियो ऑफ करंट्स थ्रू ए बी एंड सी डी। तो अगर आपको पैरेलल में लगा दिया है तो V बराबर आई आर होगा, करेक्ट, V बराबर आई आर होगा। तो अगर ये आपका सेम हो गया, द रेशियो ऑफ करंट्स थ्रू ए बी एंड सी डी इज, तो इसमें क्या बोला गया, द वायर्स आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी EMF, ओके, द रेशियो, तो मतलब ये एक बैटरी लगाया गया यहाँ पे और ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दिया गया, तो करंट किस रेशियो में फ्लो करेगा। तो ओके, अगर बैटरी सेम है तो आप सोचो ना ऐसे कि मान लो अगर ये हम बोले आई ए बी, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, आई ए बी इंटू आर ए बी विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस ए बी एंड दैट विल बी इक्वल टू आई सी डी इंटू आर सी डी, दैट विल बी पोटेंशियल अक्रॉस सी डी। तो हमको निकालना है आई ए बी अपॉन आई सी डी, तो आई ए बी अपॉन आई सी डी विल बी आर सी डी अपॉन आर ए बी, राइट। तो आप देखो आर ए बी, आर सी डी अपॉन आर ए बी की जो वैल्यू होगी, सी डी में रो कितना है, 2 रो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए है ना, तो रो की वैल्यू 2 रो हो गई, लेंथ कितना है इसमें L है, ए कितना है पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर अपॉन आर ए बी, तो रो इंटू एल मतलब 2L अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका रेडियस R है तो R स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आ रहा है ये, तो पाई से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये आपका गया 2/8 1/4। दिस इज द आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट, इसको भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, अब देखो इसको ध्यान से। इसका क्वेश्चन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसमें यह है कि क्वेश्चन, लेट्स रीड फर्स्ट। सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज हेड न्यूक्लियस z equal to 82, assuming that lead nucleus remains at rest and alpha particle momentarily come to rest and reverses its direction at a speed much more than the radius of the lead nucleus, the distance of the closest approach is। तो इसमें होता क्या है गाइस, कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी,
और काइनेटिक एनर्जी कितना है 3.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.2 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना ये, ओके। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसको हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल मतलब चार्ज कितना होता है 2e, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि k(q1 q2 बाई आर), k(q1 q2 बाई आर। तो k मतलब कि k इंटू q1 मतलब कि अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होगा, इंटू q2 यानी कि 82। तो इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है 82e, राइट, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज तो इतना ही होगा ना 82 प्रोटॉन्स का, अपॉन डी। इसको सॉल्व करो, जस्ट ये में बाहर बकरी है। ये आवाज कैसे कर रही है? ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, k विल बी व्हाट 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 82 164 इंटू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू पुट कर लो। यहाँ से फाइनली आप सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 73, मैंने कैलकुलेट किया था, इट विल बी 73.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आएगा, दैट विल मीन 73.8 फर्मी मीटर। This will be the answer. Okay. Next question. A single slit diffraction pattern, a light of wavelength 500 nanometer is used and the second minima is observed at an angle of 45 degree. The width of the slit is, इसको भी मैंने किया था, आपको मैं जस्ट दिखाता हूँ, देखो, दैट इज वो t sin थीटा बराबर एन लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो ये आपका आएगा जैसे कि फॉर मिनिमा आपको पता है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, राइट। आपको सेकेंड मिनिमा है तो डी एन बराबर 2 हो जाएगा, तो डी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा, राइट। और थीटा आपको पता है कितना 45 डिग्री, तो साइन 45 बराबर 2 इंटू लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹। अब ये आप यहाँ से सॉल्व करो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, ये 1/√2 इधर गया 2√2 इंटू 500 10⁻⁻9 √2 इंटू 10,000 10⁻⁶, तो √2 1.414 10⁻⁶ मीटर यानी कि माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय BY इज इक्वल टू 0.2 माइक्रो टेस्ला। ये तो इसमें याद करना है ये कि E0 बराबर B0C EBC, राइट। तो और तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कौन, वेव ट्रेवल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे B0 की वैल्यू दिया है, तो E0 की वैल्यू कितनी होगी, B0 इज 0.2 इंटू माइक्रो टेस्ला 10⁻⁶ इंटू C मतलब कि 3 इंटू 10⁸, तो हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻², 60। तो E0 की वैल्यू 60 आ गई, तो यानी ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा 1 और 2 में। अब वेव जो ट्रेवल कर रहा है ये आपको गिवन है z प्लस में, यानी कि -z डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस है सेम साइड में तो -z डायरेक्शन, अगर ये प्लस होता ये माइनस होता या ये माइनस ये प्लस होता तो वेव +z में होता, क्योंकि यहाँ पे z लिखा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड y की डायरेक्शन में है BY, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को x में होना ही पड़ेगा क्योंकि तभी तीनों परपेंडिकुलर होंगे, तो EX हो जाएगा। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है और ये EY है, EX है, तो आंसर विल बी EY, और बाकी अंदर की वैल्यू कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो सेम होगा, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, इसको इरेज करके।
why it is not erasing? Oh, let me check it. Means should be erased. इसको इरेज करना ही पड़ेगा, तभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे लगता है सेव हो चुका है पहले से। तो आप ये समझ लो, इसमें इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, ऐसे स्निप इसको यहाँ ये ऐसे करो। लेट मी सॉल्व इट हियर। Last question is this one. ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। सी दिस वन, मैंने कुछ लिखा था आपको बताने के लिए कि जैसे मान लो अगर आपके पास में ये करंट फ्लो हो रहा हो आई, और सपोज यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ये डिस्टेंस आपका ए है और इसमें करंट आई है, एंड सपोज कि ऐसे एंगल्स गिवन है आपको, दिस इज अल्फा एंड लेट्स से दिस इज बीटा। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू कितना करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, और ए की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वायर सेंटर्ड एट ओरिजिन लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब ये ऐसा है सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। एंड मैग्नेटिक फील्ड टू दिस सेगमेंट एट अ पॉइंट 0,4,0, मतलब 0,4 मतलब कि ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं, ये डिस्टेंस 4 है, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है। ओके, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन 4 एम्पियर का। ओके, तो आपको ये निकालना है, ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ये आपका टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये -1, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो म्यू नॉट आई 4 एम्पियर अपॉन डी ए, तो ये डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन अल्फा, अल्फा विल बी साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 1 है, ये 4 है, ये √17 हो जाएगा, ये भी √17 हो जाएगा। तो साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√17 प्लस 1/√17। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर ही आ जाएगा, थर्ड वाला, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। बताना आप मुझे, मैं आपको इसको उसमें भेज दूंगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड गाइज इसकी हेल्प से आई होप कि यू गाइज एंजॉयड इट। और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें, जिससे कि अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन कर सकें। तो दिस वॉज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द शिफ्ट 1 पेपर। नेक्स्ट आई विल बी डूइंग शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3, राइट। सो टिल देन एंजॉय, एंड इस लेक्चर को जरूर देखना, शेयर टू अदर्स एंड सपोर्ट, राइट। थैंक यू।